A very, very good evening to all my SV atoms. I hope all of you are doing really great. Life सबकी एकदम अच्छी चल रही होगी, है ना? मुझे ये बताओ यार, ये जो मैंने रैपिड फास्ट ट्रैक रिवीजन तुम्हारे साथ स्टार्ट करी है, फील अच्छी आ रही है? मतलब सच में ऐसी फीलिंग आती है कि शुक्र है आज एक दिन और बीता, मैम का एक चैप्टर और कंप्लीट हो गया। ये फीलिंग जरूर आती होगी, राइट? एंड आई थिंक जितने भी बच्चे इस रैपिड रिवीजन को फॉलो कर रहे हैं, इस फास्ट ट्रैक रिवीजन को फॉलो कर रहे हैं, अंदर से एक कॉन्फिडेंस तो आ ही रहा होगा कि अब हम पूरी ग्रेड 11th और पूरी ग्रेड 12th अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। जब भी, अच्छा एक और चीज, अगर तुम्हें लगता है ना कि मतलब ये रिवीजन वाले सेशंस इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे हैं, सो मेक श्योर यू आर शेयरिंग ऑल दीज सेशंस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि सबका मतलब भला हो सके, ठीक है? चलो, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है, ये मेरे साथ हमेशा क्यों होता है, मैं पेन सेलेक्ट करना भूल जाती हूँ। चलो, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ उस टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। टाइम तुम अपनी घड़ी में देख लो, मैंने अपनी घड़ी में देख लिया, एग्जैक्ट 15 से 20 मिनट के बाद केमिकल बॉन्डिंग एकदम मस्त तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। फिर तुम्हें इस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, ठीक है? जल्दी से स्टार्ट करते हैं रिवाइजिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग। बट उससे पहले जो बच्चे मुझे जानते नहीं है ना, रैंडमली कई बार वो इस चैनल पर आ जाते हैं, तो एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, थोड़ा जरूरी हो जाता है देना। So guys, my name is Sakshi Vora and I am a pass out of IIT Roorkee. 10th, 12th, both the grades, 10th as well as 12th, I was CBSE state topper. तो जो तुम्हारा मिथ है कि मैम CBSE के साथ जेई नहीं हो सकता, उसको बस खत्म कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हूँ जिसका जेई भी क्लियर हुआ था और जो CBSE स्टेट टॉपर थी 10th और 12th में। साथ ही साथ आई वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड विद KVPY फेलोशिप ऑल्सो, ठीक है? एंड लास्ट 7 ईयर से आई हैव बीन टीचिंग केमिस्ट्री ऑनलाइन ऑफलाइन इंडिया में, गल्फ तक में मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। 3 years आई वॉज देयर इन कतार, वहां पर भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया था, ठीक है? तो खैर मेरे मेरे बारे में ज्यादा डिस्कशन हम नहीं करते हैं, दिस इज नॉट द पॉइंट, है ना? मैं सीधा स्टार्ट कर देती हूँ आज के सेशन के साथ। अच्छा, देयर इज समथिंग अबाउट माई स्पेशल क्लासेस, प्लीज मेक श्योर जो भी बच्चे फ्री स्पेशल क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं, कैसे अटेंड करनी है, सारी डिटेल मैं वीडियो के एंड में बता दूंगी। अभी स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। ये भैया बहुत भागता रहता है, मैंने हर स्लाइड में यही भैया लगाया है ताकि हमारे अंदर भी ना वो रेस वाली, वो फास्ट ट्रैक वाली फीलिंग बनी रहे। इसी भैया को देखकर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो हमने पढ़ना है इस चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में, ये टॉपिक है व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ टू एटम्स टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। बड़े ध्यान से देखो, इस एक्चुअली ना इस ग्राफ से रिलेटेड तुम्हें जेई मेन में बहुत बार क्वेश्चन दिखेगा टेढ़ा मेढ़ा करके, बट इसी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ये समझा देती हूँ। तुम्हें पता है जब दो एटम्स आपस में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, कुछ अट्रैक्शन कुछ रिपल्शन नहीं होता, ठीक है? जैसे जैसे ये दो एटम्स आपस में पास आना शुरू होंगे, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस से कम कम कम, तो उनके अंदर अट्रैक्शन भी होगी, रिपल्शन भी होगी। बट अट्रैक्शन जल्दी जल्दी बढ़ता है, रिपल्शन इतना नहीं बढ़ता, क्योंकि एटम्स अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब भी अट्रैक्शन होती है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे तो एनर्जी जीरो, धीरे धीरे पास आए, एनर्जी कम हुई कम हुई कम हुई, एक पॉइंट ऐसा आ गया जब वो आपस में इतना पास आ गए एक डी डिस्टेंस पे कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई, ठीक है? इस पॉइंट पर, ठीक है, दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। एक बॉन्ड बन चुका होता है, ठीक है, बहुत स्टेबल डिस्टेंस है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। अब तुम और उन दोनों एटम्स को पास लाने की कोशिश करोगे, रिपल्सिव फैक्टर इतने ज्यादा डोमिनेट करते हैं कि रिपल्शन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी एकदम से राइज हो जाएगी। इस पूरे ग्राफ के बारे में मैं तुम्हें सारी चीजें बता चुकी हूँ। ये पॉइंट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अट्रैक्शन ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ये मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है? मूविंग फर्दर टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हम केमिकल बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। अब देखो, क्योंकि रिवीजन है तो मैं हर चीज सारी डिटेल में तो नहीं करा सकती हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें फटाफट जरूर सिखा देती हूँ। केमिकल बॉन्ड्स तुम्हें पता है दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, एक होते हैं वीक बॉन्ड्स। वीक बॉन्ड्स जो होते हैं, है ना, वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। दो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे पानी पानी, ये दोनों वीकली अट्रैक्टेड हैं। बट एक ही मॉलिक्यूल के बीच में जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड होते हैं, इंटर एटॉमिक बॉन्ड, उनको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बोलते हैं।
अब दो एटम्स कैसे कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं, या तो वो आयनिक बॉन्ड से कनेक्टेड हो, आयनिक मतलब एक बन गया केटाइन एक बन गया एनाइन, या फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड से अट्रैक्टेड हो, कोवेलेंट मतलब ऐसे ओवरलैपिंग हो गई, एक रीजन आ गया और बाइटल्स की ओवरलैपिंग हो गई। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, मान लो जैसे नाइट्रोजन के पास, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, और BF3 के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो एक एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम को देगा, जब शेयरिंग हो रही है मगर एक ही एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है, ये भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग मतलब अगर कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ये हो गए हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। वीक बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे पानी और पानी के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। आर्गन का मॉलिक्यूल और दूसरे आर्गन के मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इन सब के बारे में डिटेल एक एक करके मैं अभी समझाऊंगी भी सही, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे, वैसे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है बट अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। एक होता है हाइब्रिडाइजेशन, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद है, स्टेरिक नंबर निकालते हैं। स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, हाफ लेते हैं, पहले लेते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के, कि सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड बाय सिंगल बॉन्ड, याद रखना जितने एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं उनको ऐड करते हैं। फिर चार्ज को प्लस या माइनस करते हैं, मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया SO4 2-, बड़े ध्यान से देखना, याद रखना। पहले एक सिंपल एग्जांपल ले लेती हूँ, BF3 हाफ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरॉन 3, नंबर ऑफ फ्लोरीन्स अटैच्ड बाय सिंगल बॉन्ड 3, तो नंबर आ गया 3। जैसे ही नंबर 3 आया हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp2, ये याद है ना। अगर नंबर 2 आता है हाइब्रिडाइजेशन sp, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, शेप हो गई लीनियर। अगर नंबर आता है 3 तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, शेप ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120। अगर नंबर आता है 4, शेप हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप हो गई टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगर नंबर आता है हमारा, लेटर से इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, क्लियर ऑलिंग, नंबर आता है 5 तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d, ये बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये पूरी चीजें हमने पढ़ रखी थी। एक एग्जांपल लेती हूँ SO4 2-, यहाँ पर हाफ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फर कितना 6, प्लस नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड बाय सिंगल बॉन्ड। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। ऑक्सीजन हम एज्यूम करते हैं इट अटैचेस बाय डबल बॉन्ड, तो यहाँ लिखेंगे 0, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो मैं उसमें कर दूंगी ऐड, तो नंबर क्या आ गया 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp3। दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पता है तो शेप और बॉन्ड एंगल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां हम डायपोल मोमेंट की बात करते हैं। टॉपिक का नाम है डायपोल। डायपोल कैसे निकालते हैं, मान लो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ए और बी के बीच में बॉन्ड है ना। अगर दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं तो इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहते हैं, बट अगर कोई एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो जो इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर खींचता है उस पर आ जाता है डेल्टा नेगेटिव, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं उसके ऊपर आता है डेल्टा पॉजिटिव। सो दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का अगर सेपरेशन होता है एट अ डिस्टेंस d, इसको हम क्या बोल देते हैं डायपोल। डायपोल को कैसे पता करते हैं कि स्ट्रॉन्ग है या वीक, विद द हेल्प ऑफ डायपोल मोमेंट, जिसको हम लिखते हैं म्यू से। म्यू का क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज, इन दोनों पे कितना चार्ज है, किसी एक का ले लो, मैग्नीट्यूड ही लेना है, मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन, इसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होती है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, रट कैसे सकते हो, DIPOLE, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अब मान लो एक एग्जांपल ले लिया मैंने BeCl2 का, तो ये जेई में भी क्वेश्चन आता है। BeCl2 में इंडिविजुअल बॉन्ड्स जो है वो पोलर होते हैं, बट ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, इसीलिए डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है। एग्जाम्पल BeCl2, BF3, BCl3, ठीक है, ये सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो गए, फाइन। यहां तक चीजें क्लियर होने के बाद मैं डायरेक्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाती हूँ। अभी तक मैंने जितना कराया वो एक साइड, बट अब जो मैं करा रही हूँ वो एक साइड फॉर श्योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोटी से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में याद है हम डायग्राम बनाते हैं ऐसे, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py एंड सो ऑन, ये हम सारी चीजें बनाते हैं ना।
तुम्हें ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है. डोंट मग अप ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, एक बार मैं एसी चला लेती हूँ, यहाँ गर्मी हो गया. सो यू डोंट हैव टू मग अप ऑल दीज थिंग्स. मैं तुम्हें 4-5 पॉइंट बताती हूँ, उन्हीं से तुम्हारे सारे आंसर्स आ जाएंगे. पहली बात तो ये याद रखना, मतलब दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि जितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं सबकी एनर्जी, जैसे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करें, ठीक है, तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे. उनमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा लो एनर्जी का, जिसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं. एक होगा हाई एनर्जी का, जिसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं. जैसे ये हो गया, ये सिग्मा 1s हो गया, ये सिग्मा स्टार 1s हो गया. अब मान लो यहाँ तुमने 2 इलेक्ट्रॉन भरे, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन भरा. अब हम डिफाइन करते हैं बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, पहले तुम कर लो हाफ. बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2. एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 1. तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2 कर दो. अब जो नंबर आया इसको कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर. बहुत सारे टीचर्स तुम्हें बहुत ज्यादा दुखी करते हैं ये कह के कि एमओटी एमओडी ये सब रटो बैठ के. मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल बताती हूँ. इफ यू नो दोस पॉइंट्स, तुम्हारे सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चंस डेफिनेटली हो जाएंगे. उसमें तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है. स्पीशीज 2 टाइप की होंगी, है ना. जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करती हूँ, फिजिक्स में भी तुमने पढ़ा है, एक होती है डायामैग्नेटिक, एक होती है पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक स्पीशीज वो होती है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती है. डायामैग्नेटिक स्पीशीज मतलब जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती है. केमिस्ट्री में सिंपल शब्दों में हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक वो जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डायामैग्नेटिक वो जिनके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं. ये केमिस्ट्री की भाषा होगी. ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, वो डाया. और अगर एनी इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड तो वो हो गई हमारी पैरामैग्नेटिक स्पीशीज. यहां तक समझ आ गया. अब देखना पता कैसे चलेगा, सुनो मेरी बात. मान लो तुम्हारे पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. एक स्पीशीज है जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 15, 13, 11, 17 ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है. या फिर उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है या 16 इलेक्ट्रॉन्स है. ये 2 नंबर एक्सेप्शन है. किसी स्पीशीज के अंदर या तो ऑड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 10 या 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो स्पीशीज पैरामैग्नेटिक. अदरवाइज कोई भी स्पीशीज हो जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो क्या हो जाएगी, डाया. अब कई बच्चे बोलते हैं मैम 10 और 16 भी तो इवन नंबर है, तभी तो बोला ये एक्सेप्शन है. जितनी स्पीशीज के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डायामैग्नेटिक, ठीक है. बट एक्सेप्ट 10 एंड 16, ऑड वाले 10 वाले और 16 इलेक्ट्रॉन्स वाले क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक. एग्जाम्पल देती हूँ. मान लो N2 में कितने हैं, 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इतनी बात आंखें बंद करके बोल देना कि ये डायामैग्नेटिक है. जैसे O2 में 8 + 8 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन है, बट 16 तो इस टेबल में आता है ना, तो ये पैरामैग्नेटिक है. एक और एक्सेप्शन याद रख लो, S2. दिस इज अनदर एक्सेप्शन. इनके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल तुम्हें करना है NO में कितने हैं, 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन्स है. ऑब्वियसली ये पैरामैग्नेटिक होगा. समझ आ गया. तो अगर ऑड है तो पैरामैग्नेटिक, अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डायामैग्नेटिक, एक्सेप्ट 10, 16 एंड S2. ये समझ आ गया. यही क्वेश्चन जेई में आएगा कि बताओ कौन से स्पीशीज के पास कौन से स्पीशीज डायामैग्नेटिक है, कौन से स्पीशीज पैरामैग्नेटिक है. इतनी बात समझ आई. एक लास्ट जो आएगा, जितने मेरे एसवी एटम्स है ना, जितने भी मेरे एसवी एटम्स है, आई थिंक वो सब इस चोटिला मेथड को जानते हैं, क्योंकि ये चोटिला मेथड मैंने तुम्हें बहुत पहले सिखाया था. मैं गुजरात में रहती हूँ. हमारे घर के थोड़ी सी 200 किलोमीटर लगभग दूरी पे एक मंदिर है जो ऐसे ऊंचा सा इस पे बना हुआ है स्टेप्स पे, जिसको हम चोटिला बोलते हैं, ठीक है. तो उसी से मेरे को एक मेथड का नाम है जिसको कहते हैं चोटिला मेथड. चोटिला मेथड इतना बढ़िया मेथड है, वो तुम्हें ये बता देता है, ठीक है. ये सारे शेयर कर दो, जितने भी एसवी एटम्स हैं वो इस चोटिला मेथड को शेयर किया करो, ताकि यार तुम्हारी मैम जितना तुम्हारे को पढ़ाती है थोड़ा तो मतलब मैम पे वो करो. ये देखो स्टेप्स दिख रहे हैं. चलो यही चोटिला मेथड में तुम्हें सिखाती हूँ. कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एमओडी कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चोटिला मेथड देख लो. बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाया था ना, हाफ, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, ये सारी बकवास करी, ये छोड़ दो. एक डायग्राम बनाओ जिसको मैंने नेक्स्ट पेज पे बनाया. यहां से नंबर लिखना शुरू करो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. वैसे उसको चोटिला बोलते हैं क्योंकि वो मंदिर ऐसे स्टेप्स में बना हुआ है, तो मैंने उसका नाम चोटिला मेथड लिख दिया. 8 से 14 पे जाओ, फिर आ जाओ 15, 16, 17, 18, 19, 20. बहुत बढ़िया चोटिला मेथड है. इस बार जेई मेन 2021 के फेब अटेम्प्ट में, मतलब आई थिंक 3 पेपर में 3 शिफ्ट में सेम टू सेम इसी को यूज करके क्वेश्चन बनाया था. क्या सिंपल क्वेश्चन थे.
तो एसवी एटम्स कभी दोबारा एमओडी मत ड्रॉ करना, सिर्फ इससे कर लेना, आंसर आ जाएगा। देखो अगर किसी स्पीशीज में 8 या ऊपर से स्टार्ट करो, अगर किसी स्पीशीज में 14 इलेक्ट्रॉन है, जैसे एक एग्जांपल ले लो N2, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। चुपचाप ये लिख देना बॉन्ड ऑर्डर 3। किसी स्पीशीज में 13 या 15 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। किसी स्पीशीज में 12 या 16 इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। किसी स्पीशीज में 11 या फिर 17 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। देखते चलो कितना बढ़िया है। किसी स्पीशीज में 10 या 18 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। किसी स्पीशीज में 9 या 19 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0.5। किसी स्पीशीज में 8 या 20 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 0, मतलब द मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट। एग्जाम्पल बताऊं कैसा क्वेश्चन आता है जेई में, कहते हैं O2 प्लस O2 माइनस O2 2 प्लस O2 2 माइनस, जितनी मर्जी फालतू स्पीशीज बना दो, कहते हैं इनको बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे लिखो। भाई साहब बच्चे इतना टाइम वेस्ट करते हैं, इन सबका पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालने बैठते हैं डायग्राम से। तुम्हें कुछ नहीं करना, O2 16 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। O2 प्लस कितने 15 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। O2 माइनस मतलब कितना 16 और एक 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है भाई साहब, 17 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। O2 माइनस इसी तरह कैसे निकाल लोगे, अभी बात बताओ। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, काम खत्म। यू कैन अरेंज ऑल द मॉलिक्यूल्स, दैट्स इट। आगे समझ। सो कितनी सिंपल तरीके से वी हैव कवर्ड दिस चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। जितना मैंने तुम्हें डिटेल में, देख लो तुम टाइम भी देख सकते हो, 15 मिनट हुए होंगे हद से हद हमें, और पूरा केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज हो गया। सो जितनी डिटेल में मैंने तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग अभी कराया, अगर इसको किसी को बहुत ज्यादा डिटेल में देखना है तो बेशक क्रैश कोर्स देख लेना, बट रिविजन के तौर पे ये चीजें मिनिमम ये चीजें कर कर जाना, इन्हीं से रिलेटेड पेपर में आएगा, इससे ज्यादा डिटेल में कुछ पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। सो यहां तक अगर किसी को सारी चीजें क्लियर हो गई है तो अब गिव मी, चलो तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ अपनी स्पेशल क्लासेस के बारे में, ठीक है। अनअकैडमी पर तुम देखोगे कि बहुत सारी, मतलब एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, बहुत सारी फ्री क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दे कैन डेफिनेटली वॉच द स्पेशल क्लासेस जो मैंने ली हैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर। ये सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। बट ये जितनी भी स्पेशल क्लासेस है ना, ये सारी लॉक्ड है। लॉक्ड है का मतलब ये कि इनको अनलॉक करने के लिए, ताला खोलने के लिए एक चाबी तुम्हें चाहिए। अब वो चाबी कोई पैसा नहीं है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, रादर यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड साक्षी लाइव। अगर ये कोड यूज करोगे, एंड आई थिंक जितने भी मेरे एसवी एटम्स हैं, I think you all will feel really proud to use this code साक्षी लाइव, बिकॉज एक अपनेपन वाली फीलिंग तो आती ही आती है अगर एसवी एटम साक्षी लाइव कोड यूज करते हैं, है ना। सो ये कोड यूज कर सकते हो। मैंने जितनी भी स्पेशल क्लासेस ली हैं, यू विल बी एबल टू वॉच ऑल दो स्पेशल क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने कौन कौन सी स्पेशल क्लासेस ली हैं एक बार देख लो। सारी की सारी इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस, लगभग 270 रिएक्शंस मैंने अपनी क्लास में हैंड रिटन नोट्स हाथ से लिख के 270 रिएक्शंस मैंने तुम्हें क्लास में कराई हैं। सारे ऑर्गेनिक के रिएजेंट्स, लगभग 98 ऑर्गेनिक के रिएजेंट्स हमने डिस्कस किए थे। पूरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल की रिवीजन भी हमने अपनी क्लासेस में करी है। साथ साथ जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी सीरीज है, एक पेपर नहीं, दो पेपर नहीं, कितने सारे पेपर हमने डिस्कस किए थे क्लास में। एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस हमने किए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हमने अपनी क्लासेस में डिस्कस करे हैं। सो आई थिंक स्पेशल क्लासेस में इतना कंटेंट है कि अगर तुम देखोगे तो तुम वैसे ही मतलब सेटिस्फाई हो जाओगे कि मैम मजा आ गया, इतना सारा हमें फ्री में पढ़ने को मिल गया, ठीक है। बट जो बच्चे फ्री की क्लासेस अटेंड करने के साथ साथ एक पर्सनलाइज्ड अटेंशन से, एक पर्सनलाइज्ड तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, वो सारे बच्चे यू कैन गो फॉर अनअकैडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी के 2 पेड सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। वन इज योर प्लस सब्सक्रिप्शन, वन इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस में तुम टीचर्स की क्लासेस अटेंड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा, डाउट्स रिमूव हो जाएंगे, ये सब कुछ प्लस में अवेलेबल है। बट
इतने सबके साथ साथ अगर तुम्हें और भी पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन चाहिए, यू वांट कि एक मेंटर हमें दिया जाए जो हमारी पूरी परफॉर्मेंस को ट्रैक करे, हमारे पेरेंट्स से बात करे, अगर तुम बहुत ज्यादा मतलब पर्सनलाइज तरीके से पढ़ना चाहते हो, जिन बच्चों को लाइफ में थोड़ी डेविएशन की आदत है ना, चलते चलते भटक जाते हैं, उनको डेफिनेटली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लेना चाहिए, ठीक है। दोनों के प्राइजेस अलग अलग हैं, यू कैन कंपेयर द प्राइजेस ऑल्सो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो भी अमाउंट में डिफरेंस है आई थिंक वो वर्थ इट है। तुम्हें एक मेंटर असाइन होगा जो तुम्हारी सारी परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा, विच इज एन ऑसम फीचर इन इटसेल्फ, राइट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो तुम्हारे मन में है, क्या सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है, नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फ्री में पढ़ने पर भी बहुत अच्छा रैंक ले आते हैं, बट कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए ही होती है। तो अगर तुम भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको पर्सनलाइज तरीके से एक गाइडेंस के अंडर पढ़ना है, गो फॉर प्लस का सब्सक्रिप्शन, गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तुम्हारी परफॉर्मेंस लिटरली इंप्रूव होगी ही होगी, ये मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ फॉर श्योर, तुम्हें कोई भी रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। अगेन जितने भी एसवी एटम्स है, कोड तो तुम्हें पता ही है, यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कोड टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अगर तुम ये कोड यूज करते हो, ठीक है। इसके साथ साथ लेट मी टेल यू अबाउट वन अनदर फीचर ऑफ अनअकैडमी। जो बच्चे प्लस नहीं खरीदना चाहते बट उनके पास बहुत सारे डाउट्स हैं, डरने की बात नहीं है, देयर इज अ फीचर विच इज आस्क अ डाउट फीचर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर। जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, कोई डाउट आया, नहीं तो हम गोला मार के छोड़ देते थे ना, अब वो गोला मार के छोड़ना नहीं है, उसकी पिक्चर खींची, स्निप किया फोन से और वहां पर अपलोड कर दिया, विद इन अ फ्यू मिनट्स तुम्हारे पास टीचर्स का आंसर आ जाएगा। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर, है ना। कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं है, तुम्हें 2-2 3-3 4-4 दिन वेट करना पड़ता है, कई बार तो 2-2 3-3 महीने वेट करना पड़ता है आंसर आने के लिए। यहाँ ऐसा नहीं है, ASAP तुम्हारे पास तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, मे इट बी अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मे इट बी अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थियरी क्वेश्चन, कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो तुम डेफिनेटली पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, सो आई थिंक मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर कर दिया है एंड आई होप सब बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हो गए हैं। सो पढ़ते रहना और फेस पे एक स्माइल जरूर रखना, ठीक है, क्योंकि तभी लाइफ का मजा आता है। और हम इसी स्माइल के साथ नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।